हाय एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 में। दोस्तों, आज मैं आपको साइंस के 20 प्रश्न बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। 5 जून का आपका पेपर है। बिल्कुल पेपर पर आधारित प्रश्न लेकर के आया हूं। प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं, इसी पर आधारित आपका प्रश्न पूछा जाएगा। टोटल 4 दिन आपका बच गया है। 4 दिन में लगभग 7 से 8 वीडियो मैं आपको दूंगा। एक वीडियो में ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगा, 25 से 30 मिनट लूँगा। 110% संभावना है कि 10 से 15 प्रश्न आपका एग्जाम में यहाँ से आने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है? तो थर्मोसेटिंग बहुलक के बारे में यहाँ से पूछ रहा है। तो थर्मोसेटिंग क्या है? यह एक प्लास्टिक है। क्या है? प्लास्टिक है। और यह प्लास्टिक दोस्तों 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? चलिए मैं इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। प्लास्टिक कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक को हम लोग कहते हैं, हाँ, एक को दोस्तों हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक। क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। फिर आपको याद रखना है, दूसरा को हम लोग कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है। अच्छा, थर्मोप्लास्टिक क्या है दोस्तों? इसको गर्म करने पर यह मुलायम हो जाता है। इसको अगर आप गर्म कीजिएगा इस प्लास्टिक को, तो क्या हो जाएगा? मुलायम हो जाएगा। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को अगर आप गर्म कीजिएगा तो ये मुलायम नहीं होगा, लेकिन तो क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। जैसे आप नलका उल्का को देखते हैं, नल सबको देखते हैं, प्लास्टिक का जो बना हुआ होता है तो उसका आकार फिक्स है, इसलिए वैसे प्लास्टिक को हम लोग क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का आप 2 उदाहरण याद रख लीजिएगा। 2 ही उदाहरण है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक को हम लोग कहते हैं बेकेलाइट। क्या कहते हैं? बेकेलाइट। दूसरा को हम लोग कहते हैं मेलेमाइन। क्या कहते हैं? मेलेमाइन कहते हैं। तो आपसे यही बेकेलाइट वाला पूछा लिया था यहाँ पर, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगर यहाँ तक अगर आपको समझ में आ चुका है तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में कौन अपचायक शर्करा नहीं है? चलिए, अपचायक शर्करा कौन नहीं है तो हम लोग इसको देखते हैं। तो चलिए, अपचायक शर्करा सबसे पहले देखिए कि कौन है। तो ग्लूकोज आपका हो गया। तो ग्लूकोज जो होगा दोस्तों, ग्लूकोज। अच्छा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखिए क्या है? लैक्टोज है। लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो यह दूध में पाया जाता है। किस में पाया जाएगा? यह दूध में पाया जाएगा। फिर है माल्टोज है। माल्टोज आपका किस में पाया जाता है? तो माल्टोज आपका अनाज में पाया जाता है। किस में पाया जाएगा? तो यह अनाज में पाया जाएगा। फिर ग्लूकोज है। तो ये ऑक्सीजन को तोड़ने में, ऑक्सीजन के मदद से यह टूटता है। ग्लूकोज पूछेगा तो यह O2 के उपस्थिति में टूटता है। ऑक्सीजन के मदद से टूटता है, अर्थात ऑक्सीजन के मदद से टूटता है। तो ये आपका तीनों जो हो जाएगा, तो ग्लूकोज, लैक्टोज और माल्टोज, ये तीनों जो है दोस्तों अपचायक शर्करा है। क्या है? यह तीनों, ग्लूकोज हो गया, लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, तीनों क्या है? अपचायक शर्करा है। तो आपका बच क्या गया? सुक्रोज। तो सुक्रोज ही आपका अपचायक शर्करा नहीं है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने में है, शहद की प्रवृत्ति होती है। तो दोस्तों, जो शहद की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसा होता है? तो शहद की जो प्रवृत्ति होती है वह क्षारीय होती है, उदासीन होती है या अम्लीय होती है? तो शहद अम्लीय होती है। क्यों होती है अम्लीय? आपको पता होना चाहिए। शहद किससे बनता है? तो मधुमक्खी के द्वारा बनता है। और मधुमक्खी में पूछेगा कि कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल पाया जाता है ना, इसलिए यह क्या है? अम्लीय है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होने वाला है। चलिए, अच्छा, एक प्रश्न मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। एक प्रश्न पूछा गया था कि मधुमक्खी को 1 केजी शहद बनाने में, 1 केजी शहद बनाने में कितना फूल का रस चूसना पड़ता है? तो 40 लाख, कितना? 40 लाख फूल का रस चूसना पड़ता है। सोचिए हम कितना बेरहमी से उस छत्ते को काट डालते हैं। 40 लाख फूलों की रस चूसती है, तब 1 केजी शहद मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है,
निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन हम सब जानते हैं कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन हो जाएगा? तो रासायनिक परिवर्तन वो होता है, रासायनिक परिवर्तन जो रासायनिक परिवर्तन दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन, दूसरा को हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार का होता है, भौतिक अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया। तो इसमें जो परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो भौतिक परिवर्तन होता है जो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाता है और वापस उसी अवस्था में लौट आता है। मतलब जैसा को तैसा हम प्राप्त कर लिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे कहेंगे पानी का गर्म होना, पानी गर्म होकर फिर ठंडा हो सकता है, ठंडा होकर फिर गर्म हो सकता है। तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि एक अवस्था से दूसरा अवस्था में जाता है और उस अवस्था में लौट नहीं आता है, उस अवस्था में पूरा यह लौट नहीं पाता है। तो जैसे अगर हम कह दें कि सोडियम, जैसे अगर कह दें कि मोमबत्ती का जलना, देखिए दोस्तों, मोमबत्ती का जलना, जब मोमबत्ती जल गया तो आप फिर से दोबारा उसको नहीं बना सकते हो। लकड़ी का जलना, लकड़ी भी अगर एक बार जल गया तो वो राख बन जाएगा, फिर आप लकड़ी इसको नहीं बना सकते हो। तो इसमें देखिए रासायनिक परिवर्तन का कौन उदाहरण है? तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, ये एक अवस्था से दूसरा अवस्था में यह आ जाए, ये क्या होगा? एक अवस्था से दूसरा अवस्था में यह आ जाएगा, तो यह भौतिक का उदाहरण है। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बर्फ़ का गलना, बर्फ़ अगर एक बार गलेगा तो फिर उसको, अगर हम फ्रिज में भी हम देखते हैं कि पानी को अगर हम डाल देते हैं, ज़्यादा देर तक छोड़ देते हैं, बर्फ़ बन जाता है ना। तो फिर गल करके फिर बर्फ़ बनेगा, फिर पानी बनेगा। तो यह भी क्या है? यह भी एक भौतिक परिवर्तन है जो एक अवस्था से दूसरा अवस्था में लौट रहा है। दूध का अस्कंदन, अब अस्कंदन मतलब होता है फटना। क्या होता है? स्कंदन का जो अर्थ होता है, क्या होता है? इसका अर्थ ही होता है फटना। यानी दूध से क्या बन गया? दही बन गया। क्या बन गया? अगर दूध से अगर आप दही को बना देते हो तो क्या आप दही से दूध को बना पाओगे? बिल्कुल नहीं बना पाओगे। तो यही आपका क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? बिल्कुल राइट होने वाला है। आप लोग खोजिए कहाँ पर ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है। तो केवल 3 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने में काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न है। निम्न में से किसमें अपना डीएनए एवं राइबोसोम होता है? तो अपना डीएनए और राइबोसोम केवल 3 कोशिका में होता है। किसमें होता है? 3 कोशिका में होता है। पूछेगा कि किसमें होता है? तो केवल 3 कोशिका में अपना डीएनए और राइबोसोम, केवल 3 कोशिका में। और तीनों का मैं आपको नाम बता देता हूँ। केवल 3 कोशिका में, और तीनों कोशिका का नाम मैं आपको यहाँ नीचे बता रहा हूँ। वो किसमें होगा केवल 3 कोशिका में? तो आपको याद रखना कि पहला केंद्रक में होगा, केंद्रक में यह पाया जाएगा। फिर आपको माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा। फिर आपको याद रखना है कि यह लवक में पाया जाएगा। तीसरा नंबर में आपको क्या याद रखना है? लवक। और लवक में भी कौन सा लवक में? तो हरित लवक में, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में। लवक 3 प्रकार का होता है जो केवल पादप कोशिका में, पादप में पाया जाता है। ये बात मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। किसमें होता है? तो ये किसमें होगा? फटाफट देखिए इसमें ऑप्शन में क्या है? तो केंद्रक में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, लवक में होता है। तो यहाँ पर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। और तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और लवक को हम लोग प्लास्टिड, इंग्लिश में इसको कहते हैं प्लास्टिड। क्या कहते हैं? प्लास्टिड मतलब होता है लवक। तो यानी कि आपका आंसर ए और सी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका का आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं, या कोशिका का सुसाइड बेग कहते हैं, ठीक। केंद्रक को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका का दिमाग कहते हैं। क्या कहते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोशिका का दिमाग किसको कहते हैं? तो कोशिका का दिमाग हम लोग किसको कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं या पावर हाउस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस कहते हैं। लवक आपको पता है, इससे 3 प्रकार का होता है, जिसे हरित लवक, जिसके कारण हमको पत्तियाँ हरी दिखती है। और राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं।
चलिए, अगर यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ चुका है तो हम लोग बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो मलेरिया परजीवी कौन है? तो प्लाज्मोडियम है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अब मैं ऑप्शन से कुछ और प्रश्न को मैं आपको बताता हूँ। साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी ये क्या है? तो ये आपको याद रखना है कि इसी के द्वारा दोस्तों क्या होता है? टाइफाइड होता है। क्या होता है? टाइफाइड नाम का बीमारी हमको इसी के कारण होता है, ठीक है। और ये टाइफाइड जो होता है दोस्तों, इसको हम लोग मियाजी बुखार कहते हैं। टाइफाइड को क्या कहते हैं? मियाजी बुखार कहते हैं। कभी व्यक्ति ठीक रहता है, कभी बुखार आ जाता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। और टाइफाइड के लिए कहेगा कि कौन सा टेस्ट हम लोग कराते हैं? तो विडाल टेस्ट कराते हैं। क्या कराते हैं? विडाल टेस्ट कराते हैं, ठीक है। तो विडाल टेस्ट का संबंध किससे है? तो टाइफाइड से है। अब अगला यहाँ ऑप्शन देखिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यह एक बैक्टीरिया है। पूछेगा कि इसके द्वारा कौन सा रोग होता है? इसके द्वारा टीबी होता है। क्या होता है? टीबी होता है। और टीबी को ही हम लोग क्या कहते हैं? यक्षमा कहते हैं। क्या कहते हैं? यक्षमा कहेगा, या टीबी कहेगा, या तपेदिक कहेगा, या क्षय रोग कहेगा। इस सब किसका नाम है? तो इस सब टीबी का नाम है। तो ये बात आपको याद रखना है, ये सब टीबी के रोग, टीबी को ही हम लोग यक्षमा, तपेदिक या क्षय रोग के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये बात आपको याद रखना होगा। अच्छा, अगला यहाँ पर देखिए, इकोलाई। तो यह जीवाणु बड़ी आंत में पाया जाता है। तो इकोलाई जो बैक्टीरिया है, इकोलाई बैक्टीरिया, ये कहाँ पाया जाता है? तो यह बैक्टीरिया बड़ी आंत में पाया जाता है, बड़ी आंत में पाया जाता है, पाया जाता है, ठीक है। चलिए, अगर यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है तो हम लोग बढ़ें नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पक्सिनिया ग्रेमिनिस कवक निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो पक्सिनिया ग्रेमिनिस कवक जो पाया जाता है, यह अनाजों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो अनाजों में। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है? तो गेहूँ। गेहूँ क्या है? अनाज है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अब मैं आपको और भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो पक्सिनिया ग्रेमिनिस कवक जो है, यह पूछेगा कि यह रोग किसके द्वारा होता है? तो यह रोग दोस्तों कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा? यहाँ तो कवक तो लिख लिया है, यह कवक के द्वारा होता है। अच्छा, आलू में ब्लैक हट रोग या लेट ब्लाइट रोग, यह भी किसके द्वारा होता है? यह भी कवक के द्वारा होता है, ठीक है। यह बात आपको याद रखना है। अच्छा, गन्ने में लाल सड़न रोग, गन्ने में लाल सड़न रोग, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं रेड डॉट रोग। RED रेड मतलब लाल होता है, डॉट रोग। गन्ना में आप देखेंगे इसका पीछे का निश्चय क्या होता है? लाल हो जाता है, तो वो गन्ना का लाल सड़न रोग है। तो यह भी पूछेगा किसके द्वारा होता है? तो यह आपको बताना है कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है, ठीक है। मनुष्यों में दांत खाज खुजली, मनुष्यों में दांत खाज खुजली, यह भी किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। तो ये तीनों रोग आपको याद रख लेना किसके द्वारा होता है? तो कवक के द्वारा होता है। अच्छा, आप लोग बताइए, मूंगफली में कौन सा रोग होता है? मूंगफली में कौन सा रोग होता है? तो मूंगफली में होता है दोस्तों टिक्का रोग। कौन सा रोग होता है? टिक्का रोग होता है। धान में कहेगा कौन सा रोग होता है? तो धान में बता दो। तो धान में अंगमारी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? अंगमारी रोग होता है, ठीक है। फिर कहेगा कि बैगन में कौन सा रोग होता है? तो बैंगन में दोस्तों लिटिल लीफ रोग होता है। क्या होता है? लिटिल लीफ रोग होता है। अच्छा, नींबू में कौन सा रोग होता है? तो नींबू में दोस्तों डायबेक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? डायबेक रोग कहेगा किस में होता है? तो नींबू में होता है। चलिए, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है? दोस्तों, हम लोग जीवाणु को क्रिस्टल रूप में बना सकते हैं। तो यह प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब इस प्रश्न से मैं और भी आपको दोस्तों, विषाणु, ये गलत है। विषाणु को हम लोग क्रिस्टल रूप में बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब मैं विषाणु से मैं आपको और भी प्रश्न बताता हूँ। विषाणु का खोज कहेगा कौन किया था? इसका खोज जो है इवान वास्की किया था। कौन किया था? इवान वास्की किया था, ठीक। तंबाकू के पत्ते में किया था। और विषाणु को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? सजीव और
निर्जीव के बीच की कड़ी, निर्जीव के बीच की कड़ी कहेगा किसको कहते हैं, तो हम लोग विषाणु को कहते हैं। ठीक है, और विषाणु से याद रखना सबसे पहले धरती पर आया था, क्या आया था, विषाणु आया था। सबसे पहले धरती पर आया था, सबसे पहले धरती पर आया था, क्या आया था, विषाणु आया था, धरती पर आया था। ठीक है, बाद बाकी अमीबा, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसके बारे में जानते हैं। और अमीबा में जनन मोस्ट इम्पोर्टेंट द्विखंडन विधि द्वारा होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमीबा में जनन किसके द्वारा होता है, किस विधि द्वारा होता है, तो द्विखंडन विधि द्वारा होता है, द्विखंडन विधि द्वारा होता है। और यह अमीबा जो है दोस्तों प्रोटिस्टा संघ में आता है, किस संघ में आता है, प्रोटिस्टा संघ में आता है, ये बात आपको याद रखना है। और शुक्राणु से क्या याद रखना है कि पुरुष का शरीर का सबसे बड़ी कोशिका, पुरुष का शरीर का सबसे बड़ा कोशिका है। आप लोग ये बता दो कि महिला के शरीर का सबसे बड़ा कोशिका क्या है, आप लोग कमेंट में लिख दीजिए। और सबसे बड़ा कोशिका अगर पूछ लेगा क्या है, तो आपको बताना सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा है, लगभग 2 kg का होता है। कितना होता है, लगभग 2 kg का होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है। तो राइबोसोम को दोस्तों हम लोग कहते हैं प्रोटीन का फैक्ट्री, क्या कहते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। अर्थात प्रोटीन बनाने में, प्रोटीन कहाँ बनता है, तो राइबोसोम में बनता है। और राइबोसोम क्या है, सबसे छोटी कोशिकांग है, सबसे छोटी कोशिकांग है, सबसे छोटी कोशिकांग कहेगा क्या है, तो आपको क्या बताना है कि राइबोसोम है। अब यहाँ पर आप लोग खोजिए, यह प्रोटीन अणुओं के निर्माण में सहायक करता है, बिल्कुल सही बात है। और राइबोसोम क्या होता है, यह एंजाइम के निर्माण में भी सहायता प्रदान करता है। तीसरा बात आप याद रख लीजिए कि एंजाइम का भी निर्माण में यह सहायता प्रदान करता है, तो एंजाइम का निर्माण भी करने में यह सहायता करता है, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह हार्मोन के निर्माण में सहायक करता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 भी सही हो जाएगा। यह मंड यानी स्टार्च के अणुओं में निर्माण में सहायता करता है। अब यहाँ पर यही ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल गलत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो इस प्रश्न का राइट, अच्छा नहीं सॉरी दोस्तों, यह भी सही है, यह मंड स्टार्च अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, यह भी सही है। यह हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है, तो यही ऑप्शन क्या है, क्या पूछा है कि गलत पूछ रहा है, तो यही ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है, तो यानी कि यहाँ पूछ रहा है कि कौन नहीं है, तो केवल यही 3 नहीं है। तो और ये 3 और 4 नहीं है, तो ये और ये नहीं है, बाद बाकी ऊपर का दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर 3 और 3 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका संबंध अंतःप्रद्रव जालिका ER से नहीं है। अंतःप्रद्रव जालिका एंडोप्लाज्म रेटिकुलम इसको इंग्लिश में कहते हैं, और यह 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं एक को कहते हैं चिकनी अंतःप्रद्रव जालिका, दूसरा को कहते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रव जालिका। जो चिकनी होता है इसमें वसा का निर्माण होता है, याद रखना कि चिकनी अंतःप्रद्रव जालिका में किसका निर्माण होता है, वसा का। जहाँ खुरदरा होता है, खुरदरी अंतःप्रद्रव जालिका, तो इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है, तो वसा और प्रोटीन दोनों का निर्माण होता है। यहाँ देखिए, यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव के बीच प्रोटीन के अभिगमन चैनल की तरह कार्य करता है, बिल्कुल सही बात है। यह कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पदार्थ को पहुंचाता है, हाँ ये पहुंचाता है। यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकती है। यह ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऊर्जा का उत्पादन स्थल कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर, यहाँ क्या नहीं है, तो यही नहीं है। यह कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं का स्थल हो सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हम लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ देखिए कहाँ पर है, केवल सी ऑप्शन खोज लीजिए आप।
ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो यही आपका आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, निम्नलिखित में से किसके धारों को एकल झिल्ली का आवरण होता है। अच्छा, किसके धारों नहीं है, चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है। तो एकल झिल्ली का आवरण किस में होता है, पहले हम लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले यहाँ दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, रसधानी और लवक, ये तीनों में क्या होता है, दोहरा झिल्ली होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, रसधानी हो गया, लवक, तो ये तीनों में आपका यही तीनों में क्या होता है, दोहरा झिल्ली होता है। क्या होता है, दोहरा झिल्ली होता है माइटोकॉन्ड्रिया, रसधानी और लवक में। बाद बाकी लाइसोसोम में क्या होता है कि एकल झिल्ली होता है। क्या होता है, लाइसोसोम में एकल झिल्ली होता है, एकल झिल्ली होता है, एकल झिल्ली से घिरा होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। तो यही इसमें में एकल झिल्ली होता है। बाद बाकी तीनों में क्या है कि दोहरी झिल्ली होती है। और रसधानी याद रखना कि पेड़ पौधा में बड़ा होता है। क्या होता है, पेड़ पौधा में मनुष्यों से बड़ा होता है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गलत वाक्य को पहचानिए। आपको गलत वाक्य को पहचानने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, गोल्जी उपकरण लाइसोसोम के बनने में शामिल होते हैं। 35 नंबर का यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है। और गोल्जी काय को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका का ट्रॉफिक पुलिस कहते हैं, जिसका खोज कैमिनो गोल्जी ने किया था। ये गोल्जी उपकरण को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। ये हमारे शरीर में ऊर्जा का क्या करता है, परिवहन करता है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। और इस प्रश्न का हाँ ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए, और दूसरा है, केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में ही डीएनए होता है, पीछे जस्ट बता करके आए हैं। तो ये भी बात क्या है, सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें ऊर्जा एटीपी का बहुत जगह दोस्तों फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। एटीपी इसका होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आप लिख लीजिएगा। और कोशिका द्रव को जीव द्रव, कोशिका द्रव को प्रद्रव यानी जीव द्रव भी कहा जाता है, बिल्कुल बात गलत है। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को कहा जाता है, कोशिका द्रव प्लस केंद्रक द्रव, दोनों को मिलाने पर जीव द्रव बनता है। तो यही ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो गलत युग्म का पहचान करना था। तो यहाँ ऑप्शन देखिए आप लोग, डी नंबर होगा। तो नहीं दिया हुआ तो कोई बात नहीं, वही आंसर सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला है, संपिंडनों का निर्माण उच्च स्थान पर होता है जहाँ वायु दाब होता है। तो 36 नंबर का प्रश्न है, संपिंडन मतलब ध्वनि का कहता है कि निर्माण कहाँ होता है, जहाँ उच्च दाब होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो हम लोग को पता है कि ध्वनि हमेशा विरलन और संपिंडन के रूप में आगे बढ़ता है। तो विरलन क्या होता है, चलिए मैं आपको यहाँ पर कुछ समझा देता हूँ। ये हो गया, और इस प्रकार से ऐसे ही ध्वनि क्या करती है, गति करती है, ठीक। तो संपिंडन किसको कहते हैं, जहाँ ध्वनि का फैलाव ज़्यादा होता है। यहाँ देखिए, यहाँ फैलाव ज़्यादा है, तो इसको क्या कहेंगे, संपिंडन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, जहाँ ध्वनि क्या होता है, फैलाव ज़्यादा होता है, उसको दोस्तों उसको विरलन कहते हैं। क्या कहते हैं, विरलन कहते हैं। और जहाँ पर ध्वनि का फैलाव कम होता है, उसको क्या कहते हैं, संपिंडन कहते हैं। तो यहाँ पर भी ध्वनि हाँ यहाँ पर भी देखिए, ध्वनि का जो चाल होता है हटल हटल है, तो हटल हटल है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, विरलन कहेंगे। यहाँ पर सटा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, संपिंडन कहेंगे। फिर यहाँ पर देखिए हटा हटा है, तो विरलन कहेंगे। फिर इसी प्रकार से इसी को हम लोग संपिंडन कहेंगे। आप खुद दिमाग लगाइए कि जहाँ पर ध्वनि क्या होता है, यहाँ कहता है कि जहाँ वायु दाब होती है, जहाँ पर दोस्तों ध्वनि सटा होगा, इसके बीच दाब क्या होगा, अधिक होगा, तभी तो ये सट गया है।
तो उच्च दाब होती है। तो यहाँ उच्च नंबर कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जहाँ उच्च दाब होता है उसको हम लोग संपीड़न कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। संपीड़न का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ वायु दाब क्या होती है? उच्च होती है, तब ना ये सट जाता है। तो ये रहा दोस्तों आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हर रोज़ मैं आपके लिए काफ़ी शानदार जानदार इसी तरह के प्रश्न लेकर के आता हूँ। अंतिम 4 दिन अब आपका बचा हुआ है। इन 4 दिन में केवल 7 से 8 वीडियो मैं अपलोड कर पाऊँगा और उतने में आपका एग्ज़ाम अच्छा से अच्छा तरीक़ा से निकल जाएगा। जब आप एग्ज़ाम दे करके आओगे तो आप का हृदय बाग बाग हो जाएगा, क्योंकि आपने उस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करके गया है। तो एग्ज़ाम काफ़ी बेहतर होगा। बाद बाकी आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतर रिजल्ट का मनोकामना करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।